स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.2। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पहले किए थे, अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने ज़्यादा लोग उतना कम काम, या जितनी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिलेंगे जिसमें आपको कम और ज़्यादा का प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें से कौन सा है जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए, वर्कर्स पर डिपेंड करता है कि जॉब का टाइम का लिमिट कितना। जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे काम उतने जल्दी फिनिश होगा, जितने कम वर्कर्स होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये क्या हुआ, उल्टा हो रहा है, ज्यादा वर्कर्स तो कम, और कम टाइम, और कम वर्कर्स तो ज्यादा टाइम। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको हम लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक जर्नी है जिसको कितना टाइम लगना चाहिए कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल करे यूनिफॉर्म स्पीड से, एक ही स्पीड से आपकी कोई गाड़ी चल रही है, तो हमारा टाइम को, जर्नी को करने में कितना टाइम। तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है, मतलब 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, तो 10 मिनट में उसके आगे 10 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे ही 5 किलोमीटर आगे बढ़ती जाएगी। जिस तरह से टाइम चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो साथ साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, इनवर्स ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि टाइम आपका विकल्प यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और टाइम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब थर्ड है हमारा एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड मतलब जितनी ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड होगी उतना ही हार्वेस्टिंग ज्यादा होगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। जितनी ज्यादा उस तरह की लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, उतनी ही ज्यादा हार्वेस्टेड है। तो ये हमारा ज्यादा का प्रोपोर्शन दोनों सेम चल रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद दो और हैं हमारे पास उसमें। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब जर्नी जहाँ हमको एक फिक्स जगह पे पहुंचना है और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि व्हीकल की स्पीड किस हिसाब से। अगर व्हीकल की स्पीड हम यूनिफॉर्मली नहीं है, देखिए पहली बात तो यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से बढ़ना, 50 की स्पीड से ही चलना या 100 की स्पीड से ही चलना। अभी यहाँ स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड हम बढ़ाएंगे तो टाइम उतना ही कम लगेगा, स्पीड जितनी कम रखेंगे टाइम उतना ही ज्यादा रहेगा। ये कम ज्यादा का प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वाला है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखिए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जमीनें उतनी ही कम मिल जाएंगी, आपको उतना साइज कम हो जाएगा। देखिए आपके घर में, हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में अगर बहुत बड़ा घर है हमारा, और लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे भाई है, चाचा है, ये सब है। अगर हम उस घर का बंटवारा हो या सब अपना अपना हिस्सा लेना चाहें तो वो उतना ही कम हो जाता है। लेकिन अगर जिसकी फैमिली एक बहुत बड़ा घर, लेकिन फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो क्या जमीनें ज्यादा बटेंगी। वैसे ही सेम इसमें है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही एरिया आपका कम। ठीक है, पॉपुलेशन कम तो एरिया आपको ज्यादा मिलेगा, जमीनें आपको ज्यादा मिल सकती हैं। तो ये क्या हुआ, कम ज्यादा का प्रोपोर्शन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। बस इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, किसमें इनवर्स है और किसमें डायरेक्ट है। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाता है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख टू बी
divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to and individual winners is directly or inversely proportional to the number of winners. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमको दिया है, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो हमको एक टेबल दी हुई है, इसमें हमको नहीं बताया गया है कि क्या दिया हुआ है. तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं y1, y2, y3, y4 और y5 और y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है. ये वाला बॉक्स नहीं है. ठीक है, तो y5 तक हमें मानना पड़ेगा. अब देखेंगे आप इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो इसका अलग फॉर्मूला होता है. हमने जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें हमारा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 था. ठीक है ना, इस तरीके से चल रहा था हमारा. अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमारा प्रोपोर्शन कैसा है, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1. या तो आप इसको x1 इंटू y1 और y2 इक्वल्स इंटू या x2 इंटू y2, इस तरह से आप लिख सकते हैं. ये होता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला. ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है. हम इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ विनर्स, क्या हो जाएगा विनर्स का, y1, y2, y3, y4, y5. ठीक है, हैज नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइज गॉट बाय ईच. एक एक को क्या प्राइस मिलता है वो हमको बताना है. बाय ईच विनर्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर. ये दिया हुआ है, यही हमने लिखा है. अब इसको कैसे निकालेंगे हम, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x1 इंटू y1 और x2 इक्वल्स टू y2. आप इसको नॉर्मली लिखिए, क्योंकि देखिए y1 तो ये रहा. हम क्या करेंगे, x1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 लाख और 4 इंटू y1. ये वाला जो हमने माना है उसी की जगह वैल्यू रखेंगे. देखिए ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप ये मत कहिए कि यहाँ पे y2 क्यों नहीं लिखा है. यहाँ वैल्यू एक्चुअली हमारी क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू में रहेगा. ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमारा आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 लाख अपॉन 4. अब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 1 2 3. y1 इक्वल्स टू आ गया आपका 25,000. ठीक है, y1 आपका क्या निकल के आ गया 25,000. ऐसे हमको y2 के लिए निकालेंगे तो y2 के लिए क्या निकल के आएगा हमारा, y2 के लिए आप ऐसे निकालोगे तो 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 5 इंटू y2. अब क्या आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 लाख अपॉन 5. 5 2 जा 10 और आ जाएगा 20,000. मतलब y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000. ये मैंने आपको y2 तक निकाला है, आपको y3, y4 और y5 इसी तरीके से निकालना है. यही फॉर्मूला लिखे है, मतलब 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 इंटू y3. ऐसे 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू y4. 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू
वैल्यू निकाल के इस वाली टेबल को कंप्लीट करना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क में है। बाकी का जो आप करेंगे वो आपका होमवर्क में रहेगा, जिसमें आपको y3 की वैल्यू, y4 की वैल्यू और y5 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के आप मुझे दिखाइएगा, सेंड कीजिएगा, तो मैं देख के बताऊंगी आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो जाता है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. हमको पहले ये टेबल को कंप्लीट करना है जो इनकम्प्लीट लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम पहले ये कंप्लीट कर लें टेबल, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको x1, x2 और x3 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन से करेंगे। अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू 90, यही था ना, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, 8 इंटू x1, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को लिखेंगे। 4 इंटू 90 x1 इक्वल, यहाँ 8 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो हमारा x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही हम x2 की निकालेंगे। x2 की निकालेंगे तो 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 10 इंटू x2। x2 यहीं रह जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 10, 10 9 जा, x2 की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 4 9 जा 36 डिग्री। ठीक है, अब x3 की निकालेंगे हम। x3 की निकालने के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 12 इंटू x3। x3 एज इट इज रहेगा 4 इंटू 90, 12 नीचे आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारी x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। अब हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, are the number of spokes and the angles formed between the pair in consecutive spokes in inverse proportion। क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स दिए वो फॉर्म्ड है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो हम देखते हैं कैसे करते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर 4 इंटू 90, मतलब ये वाला। ठीक है, 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 6 इंटू 60। ये दोनों जो हमको वैल्यू दिए हैं हम इसे पता कर सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये। तो 4 9 जा 36 और ये भी 360 डिग्री, मतलब ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम लिख सकते हैं यस द नंबर ऑफ spokes and angle between pair of spokes are in inverse proportion। ठीक है, यही बोला था उन्होंने, है कि नहीं है। हम यस भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको यस लिखना है तो आप यस लिख के बस छोड़ सकते हैं। फर्स्ट का हो गया। सेकंड का आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स 15 नहीं दिया है, तो हमको टेबल बढ़ानी पड़ेगी। हमको यहाँ पे 15 की स्पोक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा x4, मतलब x4 की वैल्यू बना करनी पड़ेगी। तो 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 15 इंटू x4।
क्या हो जाएगा x4 4 इंटू 90 अपॉन 15 15 6 90 होता है। x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 4 24 डिग्री। ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री। अगर हमारा यहाँ पे हमको 40 डिग्री दिया हुआ है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, तो ये हम मान लेते हैं y1। ठीक है। अब हम निकालते हैं थर्ड की वैल्यू 4 इंटू 90 इक्वल्स टू y1 इंटू 40 डिग्री। ठीक है। तो y1 यही रहेगा 4 इंटू 90 इक्वल्स टू y1 इंटू 40, तो y1 यही रहेगा 4 इंटू 90 अपॉन 40 4 टाइम्स 40 10 9 90। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगे वहां पे आ जाएंगे 9। हमारा आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है। 9 स्पोक्स नंबर ऑफ स्पोक्स कितने आ जाएंगे हमारे 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश हो जाता है। आपको ये टेबल जो मैं बढ़ा रही हूँ ये सेकेंड टाइम में बना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पहली टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी और फिर वहाँ पे आपको ये वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3।